हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएचएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के बारे में रियल नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, मेरा नाम अंशु सागर है और आरएचएस क्लासेस में आपको इस चैप्टर के क्लास 10th का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर ही है। रियल नंबर चैप्टर के बारे में बताना है। तो पहले इस रियल नंबर होता क्या है, पहले उस बारे में जानते हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि रियल नंबर के बारे में नहीं जानते, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, उसी के बारे में बताते हैं। रियल नंबर आपके दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका रेशनल और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। एक होता है आपका रेशनल और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। अगर यहाँ मैं रेशनल की बात करूँ, रेशनल नंबर क्या होते हैं? यहाँ रेशनल की बात करनी है। बहुत से बच्चे कम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं कि दोज number are written in the form of p upon q and q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। मतलब ये है कि जो नंबर p अपॉन q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जैसे मैं लिख दूं 2/5, p अपॉन q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसे p कह दो, इसे q कह दो, तो p अपॉन q की फॉर्म में। p अपॉन q का मतलब होता है वो बट्टे, ऊपर बट्टे में वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि क्या आपका 1 रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे क्या मान लो 1 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। मैं कहूँ आपका 5 रेशनल नंबर है, इसके नीचे क्या मान लो 1, क्योंकि ये p अपॉन q में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर। अगर मैं कहूँ क्या 0 आपका रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है, क्योंकि नीचे क्या मान लें 1, ठीक है। जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं कहूँ क्या 0.5 रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है, क्योंकि नीचे क्या मान लें 1, तो p अपॉन q हो गया, नहीं हो गया। हाँ, अगर वो कहे कि 5/0 रेशनल नंबर है, जी मैंने पहली कंडीशन में लिखा है कि जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, परंतु q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखो q यहाँ पे क्या है, नीचे वाला q ही तो होता है, q यहाँ पे क्या है 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। समझ गए, ये रेशनल नंबर नहीं है। और इरेशनल नंबर बस जस्ट अपोजिट होता है कि दोज नंबर आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होती है, पाई और 22/7। हमेशा ध्यान रखें कि इसकी वैल्यू को रेशनल कहा जाता है, और जबकि पाई अगर आए तो उसे इरेशनल बोला जाता है, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। अगर पाई पूछे तो वो इरेशनल है, अगर पाई की वैल्यू बोले तो वो रेशनल है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ रियल नंबर क्या होते हैं, भाई रियल नंबर होते क्या हैं, तो सीधा सिंपल सा कि रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 + √2 ऐसे करके, तो भाई ये तो क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर है, और ये क्या है आपका रेशनल, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लो। तो सीधी बात है, रेशनल और इरेशनल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्लियर। और ज़्यादातर इरेशनल नंबर नॉर्मली समझ रहे हैं कि जो रूट में बंद होते हैं, यानी रूट के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं आपके इरेशनल। अब आप बोलोगे भाई रूट 25 भी तो आपका क्या इरेशनल होगा, नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं √5 का स्क्वायर करूं, स्क्वायर से रूट हटा, कितना बचा 5 के नीचे 1 मानूं, भाई ये तो रेशनल बन गया। तो ध्यान रखना, रूट में परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। ओनली एक ऐसा नंबर ना उसका परफेक्ट स्क्वायर हो, ओनली वही नंबर क्या कहलाएंगे, जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, ये क्या होंगे, सारे इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखें, इसमें कुछ 2 मेथड यूज़ किए गए हैं इस चैप्टर में। 2 मेथडों में सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे, यूक्लिड नाम था, उन्होंने यूक्लिड ने 2 मेथड बताए और यूक्लिड ने बोला
कि एक फर्स्ट मेथड था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और सेकंड मेथड था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि इन दोनों मेथडों का यूज़ कहाँ करते हैं। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर लिखा आ गया तो समझ जाइए कि इसका यूज़ एचसीएफ निकालने में किया जाता है। क्या निकालने में? एचसीएफ। अब आप 8th क्लास में नहीं है कि बहुत से होते थे वो इस मेथड से निकाल लेते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल लेते थे, जबकि इस तरीके से नहीं निकालना। ओके, तो हमेशा अब एक नया मेथड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। और लेमा का यूज़ होता है आपका कोई भी इंटीजर्स दे रखे हों, उस इंटीजर्स का ये पता लगाना कि वो इंटीजर इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन और ऑड को शो करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ता है। और लेमा का फॉर्मूला याद रखें, लेमा का फॉर्मूला इस तरीके से बना है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि डिविडेंड को ए बोला गया है, डिवाइजर को बी बोला गया है, क्वोशिएंट को क्यू बोला गया है, प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखना, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है। और इसकी एक कंडीशन होती है कि 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। मतलब ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए उसके बराबर। अब भाई देखा होगा रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो भाई रिमाइंडर आपका 0 के बराबर हो गया। कभी रिमाइंडर कभी नेगेटिव देखा जाता हुआ कि जैसे माइनस बनाया हो रिमाइंडर कभी डिवाइड देते हुए कभी नहीं आया ना। तो इसीलिए जो रिमाइंडर है वो 0 से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, उसके इक्वल होता है। और मगर जो डिवाइजर है आपका, जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसे नहीं लिखते एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। जी, अब यहाँ से देखेंगे एक फंडामेंटल थ्योरम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम कहती क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factorization as a product and this as a product of prime number and give a unique number। देखें, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर हैं अगर उनका फैक्टराइजेशन किया जाए तो अगर उन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो वो क्या होगा, अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। दोबारा समझें कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं अगर उनका फैक्टराइजेशन किया जाए यानी फैक्टर किया जाए और उनका प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या होगा, एक अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम है। तो एक देखते हैं कि एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया 240 ले लिया। ठीक है, क्लियर। और 240 के अगर मैंने फैक्टर किए तो देखने को मिला कि ये तो यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया 16। फैक्टर करके देख लेना जी। तो ठीक है, ये 15 और ये 16 में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 240। अगर मैं 15 के फैक्टर करूँ तो 5 और 3 हो गए, यानी 5 3 जा 15। अगर मैं 16 के फैक्टर करूँ तो देखो 4 और ये भी 4 हो गए। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं 4 के दोबारा फैक्टर करूँ तो 2 और इसके भी 2 और इसका भी 2। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 जा 16 और 16 15 240। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो इस वाले के फैक्टर कितने हैं, 5 × 3। इसके फैक्टर कितने हैं, 2
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और देखो 2 तो जानते हो 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए सारे इसके क्या नंबर हैं, सारे नंबर ऑल प्रोडक्ट इसका क्या है, प्राइम नंबर है, यानी एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक नंबर है, क्या है, और यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट कहता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF। तो इसमें एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है 196 एंड 225, 196 एंड 225, 196 एंड 225। तो क्वेश्चन है 196 एंड 225, और 196 की जगह थोड़ा सा इसे 135 कर लीजिए, गलत लिख गया, 135 एंड 225। अगर मैं इसका यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो यहाँ लिख दीजिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मुझे एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो 135 यहाँ लिखा, एक डिवाइड का साइन बनाइए, 225 यहाँ लिखिए। तो 135 का 225 में ऐसा डिवाइड दीजिए, ज़्यादा ना जाए, तो 1 बार 135 बन जाए 135, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 गया तो 9 बचा। फिर इसका दोबारा डिवाइड लगा लेते हैं, और जब दोबारा डिवाइड लगाते तो 135 यहाँ रख देते हैं, और 190 का 135 से ज़्यादा ना 90 बन जा 90, अब 90 बन जा 90, तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो भैया 4 बचेंगे। फिर दोबारा डिवाइड लगा लो, फिर इस वाले को 90 को यहाँ रखें, 90 तो 45 का फिर 90 से दे दें, तो 45 टू जा 90, और 90 में से 90 गया तो 0। जब तक करते रहना है ऐसे, जब तक यहाँ क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो इसका जो आंसर होगा, जो HCF होगा, वो यही होता है आपका लास्ट वाला। तो HCF आपका कितना हो गया, 45। क्लियर है यहाँ तक। इसी के बाकी के 2 पार्ट और हैं, वो तुम्हें खुद करने हैं। मैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे का, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो देखें, आपका क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपकी बुक का 10th क्लास में, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आपको ऑड इंटीजर, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या कह रहा है, सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको ऑड इंटीजर शो करने हैं। ये वाले तीनों पार्ट को क्या करना है, ऑड इंटीजर शो करने हैं, जबकि उसने बोल दिया है क्यू आपका क्या है, एक सम इंटीजर है। तो एक बात ध्यान रखना कि क्यू के एक जब कोई बोल दे कि क्यू एक इंटीजर है, तो आप उसे अपने मन से कोई भी लेट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, यानी M, P, R, S कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया है क्यू एक इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ, तो मैंने आपको एक बताया था अभी कि जब भी इवन और ऑड की बात आए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, A = BQ + R होता है ना। और कंडीशन क्या थी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू R, R इज लेस देन B। मतलब ये है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू वो 0 से बड़ी हो गया, उसके बराबर, और B से हमेशा क्या होती है, रिमाइंडर छोटा होता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि भैया ये क्या कह रहे हैं, तो देखें, हम जानते हैं, पहले B की वैल्यू निकालते हैं। जब B की वैल्यू निकालेंगे तो देखो Q के बगल में क्या है, यहाँ पे B, और यहाँ Q के बगल में क्या है, 6, यानी B की जगह क्या दे रखा है, 6। तो B की वैल्यू आ गई 6। यहाँ कर दें पुट इन इक्वेशन यहाँ है, तो रख दीजिए A = B की जगह क्या रखना है, 6Q + K R। इस इक्वेशन का नाम दे दें फर्स्ट, और यहाँ थोड़ा सा चूंकि ये लिख दीजिए, R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5। अब बोलोगे सर आपने ये 5 तक क्यों लिए, आगे क्यों नहीं लिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो B से क्या होगी, छोटी, और B की वैल्यू क्या है, 6, तो रिमाइंडर की वैल्यू 6 से छोटी है, नहीं छोटी 5, तो इसलिए इस वैल्यू से हमेशा यहाँ तक की वैल्यू छोटी रखनी है आपको। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू इस पर रखनी है। तो मैंने इफ़
आर इक्वल टू मैंने क्या रखा, पहले जीरो रख रहा हूँ इस इक्वेशन में, आर की जगह जीरो रख दीजिए। ए का ए, 6Q का 6Q, आर की जगह क्या रख दिया, जीरो रख दिया। तो ए का ए, 6Q का 6Q, भाई 6 में 2 का डिवाइड चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा, तो इट इज इवन नंबर, यानी इवन नंबर हो गया भाई ये। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद इफ आर इक्वल टू क्या रखना है, मुझे 1 रखना है, 1 रखना है, तो आर की जगह 1 लिखिए। तो ए का ए, 6Q का 6Q प्लस आर की क्या रख दिया, 1। अब भाई मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखें Q की उसने वैल्यू पहले बोल दिया कि Q इज एक सम इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दीजिए Q की जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखिए। और यहाँ मान ली 1 रखा Q की जगह, 6 1 जा 6 और 1 7 ऑड है, 2 रखा 6 2 जा 18 और 1 13 ऑड है, 3 रखा 6 3 जा 18 और 1 19 तब भी ऑड है। तो इस चीज़ को रखने से बढ़िया आप डायरेक्ट समझ लिए कि 6 और 1 कितने हो गए, 7। आपको यहाँ 7 नहीं लिखना कभी, बस ये चेक करने का तरीका है, 6 और 1 कितने हो गए, 7, और 7 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो इट इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गया आपका। क्लियर यहाँ तक। अब इफ आर इक्वल टू मुझे क्या रखना है, अब 2 रखना है, तो रखिए ए का ए, 6Q का 6Q, आर की क्या रख दिया 2। 6 और 2 कितने होता है, 8, 8 है भाई, 2 का डिवाइड चले जाता है, तो इट इज इवन नंबर, इवन नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक। अगर मैंने इफ आर इज इक्वल टू मुझे क्या रखना है, 3 रखना है, तो ए का ए, 6Q का 6Q, 3 6 और 3 9 होते हैं, तो इट इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब मुझे इफ आर इक्वल टू क्या रखना है, 4 रखना है, तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, 6 और 4 10, तो इट इज इवन नंबर, इवन नंबर। क्लियर यहाँ तक। अब इफ लास्ट आर इज इक्वल टू 5 रखें, तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, 6 और 5 11 होते हैं, जो कि ऑड है, 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो इट इज ऑड नंबर। क्लियर। अब यहाँ चेक करते हैं, देखो ऑड है कि नहीं, 6Q प्लस 1 ऑड है, चेक करना, तो 6Q प्लस 1 ऑड है, बिल्कुल सही है। 6Q प्लस 3 ऑड है, चेक कीजिए, 6Q प्लस 3 ऑड है, बिल्कुल सही है। 6Q प्लस 5 ऑड है, चेक कीजिए, 6Q प्लस 5 बिल्कुल ऑड है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन कराया था, अब उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन और है, तो जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी की तरह आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने अभी फोर्थ क्वेश्चन ले लिया कराने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो इसने कहा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। यानी मुझे इस फॉर्म में शो करने हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखें कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या दे रखा है कि स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, स्क्वायर, यानी आप इसमें स्क्वायर देखा तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन सेकेंड और जो क्वेश्चन आपका ये 4, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से एग्जाम में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कराना चाह रहा हूँ। तो देखें यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करूंगा तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या होती है, 0 इज लेस देन आर और r इज लेस देन b। इस चीज़ को याद रखना कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा है उसके बराबर होता है और b हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जब q के बगल में क्या है, यहाँ पे b, अब यहाँ पे तो भाई आप बोलोगे सर यहाँ तो q है नहीं है, तो आप कैसे b की, तो चाहे m तो है, कोई भी अल्फ़ाबेट तो है, तो उस यही आपकी क्या होगी, b की वैल्यू होगी। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3। इसे पुट इन इक्वेशन रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन, और जब इक्वेशन में रखोगे तो a इज इक्वल टू बी की जगह क्या रख दिया 3q प्लस r, ठीक है। और यहाँ पर आप इस इक्वेशन को कह दीजिए फर्स्ट, और यहाँ लिख दीजिए r बराबर 0 1 और 2। मैंने पहले बता दिया था कि b की वैल्यू, जो r की वैल्यू b से छोटी होगी, और b की वैल्यू कितनी 3, तो इसलिए r की वैल्यू मैंने कितनी ली है 2। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं करूँगा कि इफ़ r इक्वल टू मुझे क्या रखना है, पहले क्या रखेंगे 0, r की जगह क्या रखना है मुझे 0, तो रखें, तो a का a, 3q का 3q, भाई r की जगह 0 रखूँ तो कोई मतलब नहीं, बस 3q का 3q रहने दिया। अब भाई इस चीज़ का यूज़ होगा क्योंकि उसने बोल दिया स्क्वायर करने का, तो यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। कर सकता हूँ ना, क्योंकि 3 का 9 होता है तो 3 इंटू 3 कर लिया मैंने। तो एक चीज़ याद रखिए कि उसने पहले कह दिया कि कोई भी जो भी इंटीजर हैं वो क्या है आपके m के इक्वल हैं। और ध्यान रखना इंटीजर इसमें क्या है कि जो 3 है ना इसे, क्योंकि भाई b की वैल्यू कितनी 3, तो आप इसी वैल्यू को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यू होगी वो आपकी इंटीजर बोली जाएगी। तो यही चीज़ लिख दीजिए कि लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, यहाँ लिख देना क्योंकि इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। तो भाई a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3 का 3, और इसकी वैल्यू क्या मानी है मैंने m। तो भाई देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया 3m, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद सेकंड पार्ट, इफ r इक्वल टू क्या रखना है मुझे 1 रखना है, r की जगह क्या रखना है मुझे 1 रखना है। तो रखें a का a, 3q का 3q, r की जगह क्या रख दिया भाई 1। अब भाई उसने बोला है कि स्क्वायरिंग करना है, तो यहाँ लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर तो जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2a और b, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 3 या 6q। हमेशा ध्यान रखना q वालों को पास पास ले लो, पास पास, भाई भाई हैं, भैया भैया को पास ले लो भाई। 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 1, क्लियर यहाँ तक। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और हमेशा ध्यान रखना जो b की वैल्यू 3 है उसी को इन दोनों में से क्या निकाल लें, बाहर निकाल लें। तो a स्क्वायर, अब वो यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 निकाल, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड दे दो, 3 का 9 में दिया तो 3 की स्क्वायर, और 6 में डिवाइड दिया 3 का तो कितना हो गया 2q, और बचा क्या भाई प्लस 1। और मैंने बता दिया था कि जो भी क्यू में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट कि 3q स्क्वायर प्लस के 2q इज इक्वल टू क्या मान लिया m के इक्वल। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3 का 3, और ये किसके बराबर है m के बराबर, और प्लस 1, ये भी आपका क्या होगा सेकंड पार्ट प्रूफ होगा। और ध्यान रखना ये बच्चों, ये सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एक कोई इनमें दोनों में से कोई एक पूछ लेता है। और ध्यान रखना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद।